हाँ बराबर 6i हाँ हाँ 6i माइनस 8j 8j जहाँ i हाँ x अक्ष की दिशा हाँ आई एक्स अक्ष की दिशा एकांक सदिश है हम्म तथा j हम्म y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश हम्म है। फिर यदि वेक्टर v बराबर हम्म 3i हम्म हो तो ए वेक्टर तथा बी a वेक्टर वेक्टर तथा b वेक्टर हाँ का अदिश गुणनफल बताइए, ये तो कह रहा है। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब अदिश गुणनफल पूछेगा तो वो बोलेगा ऐसे ए लिखिएगा, वैसे कहेगा ए लिखिएगा और अदिश गुणनफल डॉट ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ माड नहीं लेना है क्योंकि सीधे अदिश गुणनफल कहता है। अदिश गुणनफल का मतलब सीधे ए लिख दो, ए लिख दो और क्या लिख दो, बी लिख दो, बस इतना लिख दो। ये डॉट है, ये अदिश गुणनफल है ना। वो जो पहले था ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, वो परिमाण के बाद आता था। इसमें आई जे के दे दिया है, कहता है आई जो है एक्स एक्सिस पे और जेड जे जो है वाई एक्सिस पे। ये ऐसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे। ये आई है, ये जे है और ये के है। ये परस्पर 90 डिग्री आपस में एक दूसरे तीसरे से बनाते हैं, ठीक है ना। तो वही ये कहता है कि अगर कहीं एक्स वाई का नाम ले लिया जाए या आई आ जाए तो आपको क्या करना, या कहीं अदिश गुणनफल का नाम ले लिया जाए, अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल, गुणनफल कह दिया जाए अदिश या सदिश, तब आपको खाली इनका गुणा ही करना रहता है। ए बी साइन थीटा ए बी कास थीटा नहीं लगाना रहता है, ठीक है ना। ए बी साइन थीटा कास थीटा कब यूज होता है, जब परिणामी पूछ ले या कोण बीच का कोण पूछ ले, ठीक। तब आप एक रास बी निकालोगे, एक रास माड ए निकालोगे, माड बी निकालोगे, भाग दोगे तो कास थीटा आएगा। यानी अगर आपको कास थीटा निकालना है तो कास थीटा के लिए आप निकालोगे ए डॉट बी और अपान में निकालोगे माड ए और अपान में निकालोगे माड बी, तब आपको कास थीटा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कास थीटा नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है बस आप अदिश गुणनफल बताइए तो हमें इससे क्या करना है, गुणा करना है। तो ये 6i का ये 3i के साथ डॉट हो जाएगा और उसके बाद ये जे तो इसमें ये कहीं है नहीं है तो हम मान लेते हैं 0 इंटू जे, और उसके बाद 8 का 0 के साथ 8j का और 0 के साथ हो जाएगा का, है ना। ऐसा क्यों किए हैं, हम चाहते तो 3i का j से कर सकते थे, लेकिन i डॉट j का मान हमने 0 बताया था, तो i का केवल i से गुणा होगा और j का केवल j से गुणा होगा, नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 6 गुणे 3 ही बचेगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। तो 6 तिरिक 18 इसका आंसर आया था, जबकि कल कुछ दूसरा आ गया, है ना। तो जहाँ कहीं x y और z आ जाए, एक्सिस की बात आए या सीधे लिखा हो अदिश गुणनफल तो डायरेक्ट अदिश गुणनफल ही निकालना है, इसमें नहीं जाना है, ठीक है। बस यही इतना अंतर था और कुछ नहीं। चले आगे, चलिए अब आगे आज चलते हैं प्रक्षेप गति पे। प्रक्षेप गति हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन न्यूमेरिकल लगवाना है तो उससे पहले थोड़ा सा उड्डयन काल, हाइट एंड मतलब ऊंचाई, उड्डयन काल और ऊंचाई और परास फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए एक बार फिर से प्रक्षेप गति थोड़ा डिफरेंट लगेगा, मिटा रहे हैं इसे, उतारोगे क्या, ठीक है। और अगर आगे अच्छा सा जानना चाहते हैं तो इसे हम परवलय बोल देते हैं। परवलय आपका या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। आप अभी मैथ जो नहीं लिए हो, अगर मैथ लिए हो, आप में है निर्देशांक ज्यामिति है, तो आप जानोगे कि ये परवलय का क्या होता है समीकरण, ये परवलय का क्या होता है और ये परवलय का क्या होता है ना। अगर हम फॉर एग्जांपल वैसे देख लें तो इसका मान होता है एक्स स्क्वायर वाई, इसका मान होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, 4ay और 4ay, और ऐसे ही इसका मान होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस में 4ax और इसका मान होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ये सब क्या है, परवलय के निरूपण है। अब हमने क्या कहा था कल, उस दिन हमने लिखवाया था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उसमें एक फंक्शन था वाई स्क्वायर वाई में और एक फंक्शन था क्या एक्स स्क्वायर में। देखिए जितने पथ परवलयाकार है सभी में यही है, या तो एक स्क्वायर है x में या तो एक स्क्वायर है y में, है कि नहीं है। तो कहीं इस तरह का फंक्शन आ जाता है जब x की घात 2 मिल जाए या y की घात 2 मिल जाए तो हम वहाँ पर बोल देते हैं कि ये पथ जो है वो क्या है, परवलय में। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। तो वही परवलय हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक पिंड को या एक प्रक्षेप को प्रक्षेपित करते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस और ये आपकी वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, ये दो एक्सिस लाइन है। जब हम किसी पिंड को यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा,
जब हम किसी पिंड को यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं और उसे एक वेग देते हैं u, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, क्या ये केवल ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में जाएगा? इस पर जो पिंड आप फेंक रहे हो इस पे केवल ऊर्ध्वाधर वेग लगेगा? अगर ऊर्ध्वाधर लगता तो ये सीधे न जाता कि नहीं? तो ये कहता है कि इस पिंड पर दो वेग लगते हैं, दो वेग लगेंगे, एक लगेगा हॉरिजॉन्टल और एक लगेगा वर्टिकल, मतलब एक लगेगा क्षैतिज, तो क्षैतिज को हमने ux मान लिया और वर्टिकल को हमने uy मान लिया। x है तो x मान लिया, y है तो y मान लिया। क्या क्यों कंफ्यूज हो? लोहा नहीं मिल रहा, वहाँ टांगा हुआ रेड वाला, और एक तो लोअर नहीं है बाहर, तो सब सुबह नहीं देख पाते हो, लोअर उधर ब्लैक वाला पड़ा वही पहन लो, फोल्ड के रख दो, उसको चलते वो समझ नहीं चाह है। चले आगे हैं? हाँ, तो ये कहते हैं कि जब एक पिंड को प्रक्षेपित करते हैं तो वह गति कैसे करते हैं? जैसे हमने फेंक दिया कोई एक पिंड, तो एक ही गति होती तो वो सीधे चला जाता, लेकिन इस पे दो वेग काम कर रहे हैं, एक इधर की ओर खींच रहा है, एक इधर की ओर खींच रहा है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा वेग बदलता है और कौन सा वेग नहीं बदलता है। जैसे ये वस्तु यहाँ पे आ गई, ये वस्तु यहाँ पे आ गई, यहाँ पे, अब यहाँ पर जब आएगी तो इसका वेग, ये वेग जो होगा ये ऐसे रहेगा ux जो आप माने हो, और ये जो वेग है ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी ऐसे हो जाएगा uy हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर ये कहता है जब वेग यहाँ आया तो क्या इस क्षेत्र में कोई त्वरण होगा? समझो इसे, यहाँ वेग था तो क्या इस क्षेत्र में कोई त्वरण होगा? और अगर त्वरण है ही, जब अगर यहाँ पर हम त्वरण क्षैतिज में मान ही लें तो ये वस्तु बार बार ऊपर क्यों जाती, ऐसे क्यों नहीं चल जाती? अगर त्वरण होता इसमें ux में क्षैतिज में, तो ये जो वेग जो गति ऐसे कर रही है uy के अकॉर्डिंग वो गति ऐसे करती, यानी आप फेंकते तो आपकी वस्तु ऐसे जाती, ना कि ऐसे जाती, नहीं जा सकती है ना, क्योंकि इसमें क्या है, त्वरण नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए जब कोई वस्तु प्रक्षेपित की जाती है तो उसका जो क्षैतिज वेग है उसमें त्वरण होता है कि नहीं, तो आप कहोगे कि क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं होता, क्योंकि क्षैतिज वेग हमेशा सभी बिंदुओं पर एक समान कार्य करेगा। ठीक है, आप यहाँ आओगे तब भी काम करेगा, आप यहाँ आओगे तब भी काम करेगा, आप यहाँ आओगे तब भी ये क्षैतिज वेग ऐसे काम करेगा, और आप यहाँ पहुँच जाओगे तब भी ये क्षैतिज वेग वैसे ही काम करेगा जैसे कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज, ये एंगल अगर थीटा बनाएगा तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा, और इसके अपोजिट ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, उस दिन से थोड़ा डिफरेंट है, उस दिन खाली हमने प्रूव करवाया था, वो उड्डयन काल भी लिखवाया था, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, आज एकदम आ जाएगा कंफर्म। अब ये कहता है अगर u है, u को दो घटक में हमने बांट लिया, एक ऊर्ध्वाधर में एक क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर में, तो u के कुछ मान भी होंगे, तो ये इधर जा रहा है तो ये हो जाएगा u cos थीटा। हमने एक दिन उस तरह उस दिन भी बताया था कि आप इसको ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, है ना। ये क्या हो जाएगा, आधार, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका ux है, कर्ण आपका u है, तो ये हो जाएगा ux अपान u, u इधर चला गया तो ux इक्वल टू u cos थीटा, ये उस दिन हमने लिखवाया था। सेम ऐसे ही uy हो जाएगा, uy हो जाएगा y सॉरी u sin थीटा, u sin थीटा यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है ना? अब जब यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो ये वेग तो ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन वस्तु चूंकि आसमान में है तो इसमें त्वरण काम करेगा। जी, समझ में आया? यही हम कहना चाह रहे थे कि अगर ये वेग है तो इसमें कोई त्वरण नहीं लगेगा, ये एक समान वेग से इधर की ओर जा रहा है। एक वस्तु में इतनी खिंचाई हो रही है, जो वेग ux है ये सभी जगह क्या है, समान है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं ux क्या है, स्थिर है। ux क्या है, स्थिर वेग है, स्थिर वेग है। और जो uv है, जो uy वेग है, uy वेग ये हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बस इतना था, यहाँ पर स्टार्ट किए थे तो ये आपका वेग जो है vx हो जाएगा और ये आपका वेग जो है vy हो जाएगा। अरे भाई अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, लेकिन निश्चित स्थिर यहाँ भी है, स्थिर यहाँ भी है, तो इस वेग से हमसे कोई खास मतलब नहीं, बस इतना जानिए कि इसका मान ये होता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसके साथ। ये कह रहा है कि जब ये ऊपर लगेगा तो जी नीचे लगेगा। ये कह रहा है जब यहाँ पर पहुँच जाओगे, यहाँ पर हमने कहा था कि महत्तम ऊंचाई के लिए u v y u या v y
जीरो हो जाएगा। महत्तम ऊंचाई पे जब पहुंचोगे तो वी वाई जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यू एक्स ना होता तो ये वस्तु यहीं से नीचे गिर जाती, इतना आगे न जा पाती। अरे सीधी बात है, कोई वस्तु उस पर वेग जीरो हो जाए तो फट से ऐसे गिर पड़ेगी। जब गति नहीं रहेगी तो गिरेगी ना। तो ये रीजन यही बताता है कि ये जो यू है हमेशा निरंतर एक ही दिशा में कंटिन्यू चलता रहता है, एक समान चाल से गति करता है यू। और जो वी वाई है वो जी के मान पर डिपेंड करता है। जी के विपरीत दिशा में इसका वेग होगा। जैसे यहाँ पे, जैसे जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वेग यू वाई वी वाई ऐसे लगेगा तो जी ऐसे लगेगा। कोण में अंतर आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? तो वही ये कहता है कि जैसे जैसे आप ऐसे आगे जाओगे ऐसे ऐसे जी के मान में अंतर आता रहेगा। ये ऐसे जी के मान में अंतर आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, शायद आप लोग पता हो कि ना पता हो। ये पृथ्वी है। क्या कारण है कि पृथ्वी कंटिन्यू घूम रही है? क्या कारण है कि पृथ्वी कंटिन्यू घूम रही है? क्या कोई ऐसी राशि है, क्या कोई ऐसा कारक है कि पृथ्वी को हाथ से घुमाया जा रहा है? क्या जिस गार्ड पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं, क्या वो गार्ड हाथ में लिए पृथ्वी को घुमा रहे हैं? बताइए। क्या जिसकी हम कल्पना करते हैं सींग पे पृथ्वी रखी हो, क्या वो घुमाए जा रही है? कुछ नहीं है ऐसा। रीजन सिर्फ यही है, वी है और जी है। एक ही रीजन है, वी और जी। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जी जो है वो 90 डिग्री पर कार्य करता है। 90 डिग्री मतलब ये, जैसे मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है ना। गुरुत्व केंद्र हमेशा किसकी ओर होता है? केंद्र की ओर होता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान हमेशा किसकी ओर होता है? केंद्र की ओर होता है। तो जब ये केंद्र हो जाएगा तो इस पर गति ऐसे करेगा, ये ऐसे, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं जी। ये ऐसे गति कर रहा है, ये ऐसे गति कर रहा है। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर ये 90 बनाएगा और फिर ये ऐसे गति करेगा, ये वी वाई समथिंग जो भी है। फिर जब ये यहाँ आएगा, मान लो यहाँ आता है, तो फिर ये 90 पर गति करेगा। इसकी दिशा नीचे की ओर होगी, इसकी दिशा आगे की ओर। यानी कंटिन्यू कहने का मतलब है कि जी और बी में अगर 90 डिग्री बना दे, हर जगह 90 डिग्री बना दे, तो ये वस्तु कभी रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि अभी इससे कुछ देर पहले हम लोगों ने कल के इक्वेशन में कभी पढ़ा था W = F × ds cos थीटा। याद आया कुछ? फार्मूला पढ़े थे ये कार्य का, बीमा में याद कर लो। ये फार्मूला हमसे ये कहता है कि अगर हम W = F × d रख दें और cos थीटा की जगह क्या रख दें? 90 रख दें, तो कार्य किया गया कार्य क्या होगा? 0। अब जब इस पर कोई कार्य किया ही नहीं जा रहा तो ये रुकेगी कैसे? जब कोई कार्य नहीं किया जा रहा तो ये रुकेगी कैसे? नहीं रुक सकती ना। क्यों? क्योंकि इसमें जी का मान क्या है? 90 है। यहाँ पे आ जाओ। इसका मतलब इनसे है, अगर हम जी के और बी के कोण को 90 बना दें तो ये भी आपकी वस्तु कहीं रुकेगी नहीं, ऐसा चली जाएगी। अगर जी और बी के एंगल को हम 90 मान लें तो ये भी वस्तु कहीं नहीं रुकेगी, यानी कोई कार्य होगा ही नहीं और वस्तु बिना कार्य के आगे चलती चली जाएगी। समझ में आया? लेकिन इसमें हमेशा जी के मान और बी की कोण के अंतर हमेशा जो है चेंज होते रहते हैं। यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ 180 अंश था, है कि नहीं है? तो ये जी के मान हमेशा चेंज होते रहते हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं उड्डयन काल की। उड्डयन काल देख लो। यहाँ से अगर हम उड्डयन काल की बात करते हैं, इसे थोड़ा सा मिटा दें, ये सब काम है नहीं, तो समझाने के लिए इसे हम बता दिए हैं। चलिए उड्डयन काल की हम बात करते हैं। उड्डयन काल को हम टी मानते हैं और टी = क्या होता है? 2t। इतना तो हम बता चुके हैं, एक दिन पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब हमें t = 2t निकालना होता है। अब t के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये आपका क्या है? h है। इतनी दूरी हम चलते हैं कितना मान के? t मान के। मानते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें क्या मिल गया? t मिल गया। त्वरण क्या है? g है। वेग क्या है? uvyu 0 है कि नहीं है? तो वे प्रारंभिक वेग, यहाँ से कोई वस्तु जा रही है ऐसे, तो इसके लिए ये 0 हो जाएगा, है ना। और यू वाई ऐसे लिखा रह जाएगा। भाई ऊर्ध्वाधर गति कर रही है तो प्रारंभिक वेग इसका ऊर्ध्वाधर गति कर रही है, तो यू वाई = यू साइन थीटा, और यहाँ पर पहुँच गई है तो वी वाई = कितना? 0, है ना। अब गति का प्रथम नियम लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें त्वरण दिया है प्रथम नियम से। प्रथम नियम आपका कहता है वी वाई = यू वाई प्लस में क्या? AT लिखता है ना। लेकिन चूंकि देखो वस्तु ऊपर जा रही है तो जी नीचे काम करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
जी टी। समझ जाओगे इतना। यहाँ पर अगर हम मान रख दें देखो, तो वी वाई का मान यहाँ से 0, यू वाई का मान यहाँ से यू साइन थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा जी टी। ये जी टी इधर आएगा तो जी टी इजकल टू यू साइन थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ से टी का मान कितना आया, यू साइन थीटा अपान जी। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? फिर से देख लो, ये कहता है कि जब आप गति का समीकरण यूज करेंगे, जब आपके सामने त्वरण होगा, ऊपर गति कर रहा है तो त्वरण है, क्योंकि ये देखो ये यू वी मतलब ऊपर वेग लग रहा है और त्वरण नीचे काम कर रहा है कि नहीं है। अब त्वरण अगर इधर काम करता विपरीत में तो हम इसमें ना लगाते, लेकिन अब त्वरण चूंकि ऊपर नीचे काम कर रहा है तो इसीलिए जो है आपके गति के प्रथम नियम का पालन हो रहा है। गति के प्रथम नियम कहता है अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग माइनस में ए टी। अंतिम वेग आपका वी वाई है, और कंफ्यूज ना हो इसलिए वी वाई लिख दिए यू वाई, और ये प्रारंभिक वेग यू वाई है क्योंकि आप ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हो, है ना, और माइनस में जी टी, जी आपका त्वरण है। वैल्यू रख दिए तो हमें टी की वैल्यू आ गई, है ना। अब टी की वैल्यू आई है तो हम यहाँ पर चलते हैं इसके साथ 2t के साथ, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और t की वैल्यू यू साइन थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा जी। क्लियर है? लेकिन हमने ये तो निकाल लिया। अब आप खुद सोचिए, थीटा का जो मान होता है साइन के रूप में तो शायद सबसे बड़ा होता है 90। थीटा का मान जो साइन के रूप में होता है वो शायद सबसे बड़ा क्या होता है 90। क्यों? क्योंकि आप जानते हो साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन में कोई वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती है। पहली वैल्यू 0 छोटी है, 1/2 यानी छोटी है, 1/√2 वो भी छोटी है, √3/2 वैल्यू रख के देख लो, 1.732 को 2 से भाग दोगे छोटा हो जाएगा। अरे 17 का आधा 8 0.8 होगा, यानी सबसे बड़ी वैल्यू होती है क्या 90 की। तो अगर आपसे पूछ ले टी मैक्स मतलब जब सबसे ज़्यादा कितना समय लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पिंड जब प्रक्षेप की जाएगी तो कितना समय लेगी, है ना, या कितने एंगल पर प्रक्षेप की जाएगी तब ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी, ज़्यादा समय लेगी। तो इसके लिए टी को क्या, थीटा को क्या रख देते हैं 90, और आंसर आपका मिल जाएगा 2u साइन 90 अपान में कितना जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2u अपान में जी। ये हो जाएगा टी मैक्स, है ना। अधिकतम आवर्तकाल के लिए थीटा बराबर क्या रखना है 90 रखना। एक लाइन लिख दीजिए, फिर चलते हैं हम उसके लिए। महत्तम ऊंचाई लिख चुके? चलिए लिख चुके हो गए, एक 2 लाइन है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं महत्तम ऊंचाई क्या। देखिए इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। महत्तम ऊंचाई को हम यच से लिखते हैं। अब यच लाने के लिए आपके पास 2 समीकरण, एक तो दूसरा है यच बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं है, और एक तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच या प्लस में 2as, है ना। तो वो तो अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। तो हम थर्ड से चलते हैं, थर्ड वाला आपका ज़्यादा इजी लगेगा। वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a यस होता है। यहाँ क्या क्या है इसको हम देखते हैं। वी मतलब अंतिम वेग, और अंतिम वेग को हमने क्या माना है वी वाई, यही तो ना। प्रारंभिक वेग को हमने क्या माना है यू वाई, और उसके बाद प्लस में आ जाओ माइनस में 2, ए को क्या माने हैं जी, एच को क्या माने हैं एस को एच। क्लियर है ना। यहाँ वैल्यू रखते हैं। देखिए वी वाई को हमने 0 माना है, कई बार हम बता चुके हैं। जब वस्तु सबसे ऊपर पहुंचेगी महत्तम तो जब उसका वेग 0 होगा नहीं तो नीचे आना शुरू नहीं करेगी। लेकिन अगर उसमें 36 वेग ना होता तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाती, इसलिए 36 वेग कंटिन्यू एक ही वेग से कार्य कर रहा है, यानी इसका वेग नियत है ना, पहले लिखवा भी चुके हैं। अब उसके बाद यू वाई यहीं पे आ जाओ, यू साइन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा की होल स्क्वायर, और माइनस में 2g एच ऐसे लिखा रहेगा, ये इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2g एच इक्वल टू समथिंग यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में कितना 2g, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम महत्तम की बात करें तो सेम वैसे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ थीटा बराबर 90, अगर हम थीटा बराबर 90 रख देंगे तो हमें एच मैक्स मिल जाएगा, और एच मैक्स आपका आएगा यू स्क्वायर अपान 2g। लिख लीजिए। चाल है, इसके साथ त्वरण नहीं है तो बस सीधे लिख दो दूरी बराबर परास है, परास दूरी बराबर चाल गुणे समय, केवल इतना, दूरी बराबर चाल गुणे समय।
कितनी दूर वस्तु हवा में रही और कितने चाल से वस्तु चली, इतना ही खाली लिखना है। तो दूरी को हमने मान लिया है r, क्योंकि परास है। चाल को हमने मान लिया है ux, समय को हमने मान लिया है t। भाई t समय तक तो वस्तु हवा में रही, तो समय को हमने मान लिया t। अब हम सभी का मान रख दें। ux का मान रख दो u क्या cos थीटा, ये तो ना, और t का मान रख दो 2u sin थीटा अपान में